दोस्तों नमस्कार। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दूसरी तरफ वो देश जिस पे करीब 30 साल से सैंक्शंस लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में लड़ाई कौन जीतेगा? आंसर बहुत सिंपल होना चाहिए कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है वो लड़ाई जीतेगा, क्योंकि जिसके साथ लड़ाई है उसके पास तो कोई क्षमता है ही नहीं, क्योंकि उस पर लगातार पिछले 30-40 सालों से तो सैंक्शन ही लगे हुए हैं और करीब 8 महीने पहले उस पर पहले भी काफी बड़ा आक्रमण हो चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर गल्फ वॉर का या ईरान वॉर का जल्दी निपटना स्वाभाविक ही होना चाहिए था, लेकिन आज करीब 15 दिन से ऊपर हो गए, लड़ाई किसी नतीजे के सामने दिख नहीं रही और ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और मजे की बात, जितने असेसमेंट आ रहे हैं ना दोस्तों, उसमें ये लग रहा है कि दुनिया की सुपर पावर एक सैंक्शन लगे हुए देश से शायद हार ना जाए। आज स्थिति काफी चिंताजनक हो गई। इसी की चर्चा आज हम करेंगे कि क्या होगा इस लड़ाई में, कौन जीतेगा और जब ये कोई जीतेगा तो कीमत कौन चुकाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई पहलू हैं जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे पे भी सीधा असर करेगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, इन मुद्दों पे आपस में चर्चा करिए और फिर अंत में हम देखेंगे कि ये लड़ाई कौन और कब तक जीतेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। जैसा मैंने आपसे कहा कि ईरान युद्ध कोई नहीं जीतेगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और एक सैंक्शन लगा हुआ देश, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी ही बता रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है सामने दोस्तों? आज की लड़ाई जो है वो सिर्फ लड़ाई हथियारों की नहीं रही, और उन हथियारों की नहीं रही जो आपको दिखते हैं। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आया, लड़ाई के मैदान तक लाया, लेकिन अचानक वहां से 2000 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। जितने उनके रेडार सिस्टम्स थे आज वो काम नहीं कर रहे। करीब 27-28 मिलिट्री बेस थे अमेरिका के, आज सब खाली करवाने पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जो नई दुनिया में नई लड़ाई हो रही है, इसमें अगर आपके पास बड़े हथियार हैं, बड़ा तोपखाना है, बड़े जहाज हैं, बड़ा सब कुछ है, तो शायद वो आपके लिए ताकत नहीं, लायबिलिटी बन जाएगी, आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। इस बात को इस लड़ाई ने क्लियर किया। इसका मतलब लड़ाई जो पहले एक तरफ से होती थी कि जिसके पास ताकत है वो आक्रमण करेगा और दूसरों को दबा देगा और जीत जाएगा, जो नई दुनिया है उसकी जो नई लड़ाई है उसका रंग रूप बदल चुका है। इसीलिए जो ईरान की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, यहां पे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं जीत पाएगा। कारण, मिलिट्री सुपरिटी कैन नॉट डिलीवर ए डिसिसिव विक्ट्री। अगर इतना आसान होता तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, आज तक जारी है। हमास और इजराइल के बीच में 2 साल से ऊपर से लड़ाई जारी है। क्या निर्णय निकला? ईरान और अमेरिका के मित्र देश जहां पे अमेरिका के अड्डे हैं, उन सब ने मिलके, अगर मैं ये कहूं कि ईरान पे आक्रमण किया, क्या ये लड़ाई वो जीत पाएंगे? सवाल इस बात का है। इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी बड़ी एयर पावर रखो, कितने भी बड़े हथियार रखो, आज लड़ाइयां हथियारों से जीतना मुश्किल हो गया। डिस्ट्रॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द सेम एज विनिंग ए वॉर। आप उनकी बिल्डिंगें तोड़ दो, नेताओं को मार दो, स्कूलों पे बम गिरा दो, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं आप उनको तोड़ दीजिए, क्या आप लड़ाई जीत जाएंगे? आज यूक्रेन में स्थिति क्या है? सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरा देश एक हिसाब से खाली हो गया। गाजा में क्या हुआ? पूरी तरह से 90% से ज्यादा वहां बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है। क्या हुआ? क्या वो जीत गए लड़ाई? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको समझना पड़ेगा। और ईरान को जीतना और भी मुश्किल है, क्योंकि वहां पे सेंट्रलाइज कमांड नहीं। वहां पे जो नया कॉन्सेप्ट है वो है मोज़ेक डिफेंस, मतलब पूरे देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, मिलके एज ए कंट्री
अगर जरूरत पड़ी तो हर क्षेत्र अपना अपना निर्णय लेगा और अपने हक में और अपने परिस्थितियों को देखते हुए जो सही कार्यक्रम है उस हिसाब से उसको निर्णय लेने होंगे। अब अगर अमेरिका और इजराइल ये चाहें कि हमने तेहरान में आक्रमण करके मिलिट्री हेडक्वार्टर उड़ा दिया, खमेनेई का खत्म कर दिया, ईरान रुक जाएगा या बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या रहा, उनको ये पता था, इसीलिए मोज़ेक डिफेंस वेयर मिलिट्री कमांड एंड ऑपरेशंस आर डिसेंट्रलाइज्ड so that even if leadership or central facilities are destroyed, local units continue fighting. ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब लीडर के मरने से सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है, आपके जो बड़े बेसिस हैं उनके खत्म होने से लड़ाई खत्म नहीं होती है। ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ए लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन। हर क्षेत्र पे अपने अपने लेवल पे लोग लड़ते रहेंगे। अब आप किससे नेगोशिएट करोगे, किसका क्या कम्युनिकेशन करोगे, ये बात अपने आप में चैलेंजिंग है। इसीलिए जब ईरान की लीडरशिप के ऊपर आक्रमण हुआ और तेहरान पे जिस तरह से बमबारी हुई, अमेरिका और इजराइल इस बात को भूल गए कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। हेवी एंड कंटिन्यूअस लॉसेस ऑन बोथ साइड्स, ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज रादर देन क्विक विक्ट्री, एंड विक्ट्री गोज टू साइड विद अ ग्रेटर एंड्योरेंस। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड्योरेंस की हम बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक कौन इस लड़ाई को जारी रख सकता है। अमेरिका चाहता है सीज फायर हो जाए। इजराइल में तो स्थिति यह है कि उनके प्रधानमंत्री का पता नहीं लग रहा है। ईरान के भी जो नेता चुने गए हैं वो भी अभी तक टीवी में सामने नहीं है। तो 3 देश जो आपस में लड़ रहे हैं उनमें से 2 के नेताओं को पता ही नहीं वो कहां है, सिर्फ ट्रंप साहब की आवाज सुनने को मिलती है। ऐसी स्थिति के अंदर लड़ाई में अगर नेगोशिएशन भी होगा तो सामने कौन आएगा, इसका मतलब ये लड़ाई लंबी चलेगी। ईरान को भी पता है कि वो मिलिट्री के रूप में या फौज के इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल को नहीं हरा सकते। उनको भी इस बात का पता है, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लिमिटेड एडवांस जो नेवल एयरक्राफ्ट है वो भी नहीं है, नेवल क्राफ्ट जो है, शिप्स जो है, एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस वीक इन द सप्लाई चेन। 30-40 साल से जिस पे सैंक्शन लगा हो उसकी क्षमता कितनी होगी, इसको समझना होगा। इसीलिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने उस रास्ते को अपनाया जो दिखता नहीं। आपने छोटे छोटे ड्रोन बनाए, मिसाइल्स बनाई और उनको अंडरग्राउंड रखा, प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया। अपने जो गुट थे, संगठन थे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे गाजा में हमास हो, चाहे हुतीज हो, चाहे इराक के अंदर जो बाकी मिलिशिया हो, उनको अपने साथ मिलाया और एक इनविजिबल वॉर हमेशा के लिए तैयार खड़ी कर दी। और कुल मिला के जो ग्लोबल ट्रेड रूट है, जहां उनकी ताकत है, अकेले लड़ने से अच्छा है पूरी दुनिया को इसका हिस्सा बनाया जाए। इसलिए हॉर्मुज़ को उन्होंने बंद कर दिया कि अगर हम काम नहीं कर सकते, हमारा तेल नहीं बिक सकता, हमको चैन से नहीं जिया देना जा रहा है, ये हमें आक्रमण कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया फिर कैसे आराम से बैठे। आप भी हमारे साथ दुखी हो। और यही कारण है कि हॉर्मुज़ को जब बंद किया गया तो स्थिति हमारे सामने है। इसका मतलब दुनिया की जो 20% सप्लाई है वो वहां से जाती है, और जो कॉन्सिक्वेंस हुआ उसका मतलब तेल के दाम बढ़ गए, भारत में तो गैस की शॉर्टेज हो गई, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, अमेरिका में रेट बढ़ गए, जो शिपिंग इंडस्ट्रीज है उनके दाम बढ़ गए, इंश्योरेंस के दाम बढ़ गए क्योंकि शिप्स के ऊपर आक्रमण होने लगे। और कुल मिला के जो पूरा सप्लाई चेन था, अभी तो हम बात कर रहे हैं खाने की, गैस की, फर्टिलाइजर का क्या होगा, बाकी केमिकल्स का क्या होगा, और जो भारत से चावल दाल चीनी वीनी जो जाता था मिडिल ईस्ट में, उसका क्या होगा। अभी बहुत कुछ उसका असर आना बाकी है। इसका मतलब इस लड़ाई में ना चाहते हुए भी हर देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हो गया है, क्योंकि हर आदमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक स्टेक होल्डर है। और अगर आपकी 20% गैस मतलब कि 20% एनर्जी रुक जाए और 35% फर्टिलाइजर रुक जाए, तब आप क्या करें, असर तो होगा ही। और यही हो रहा है पूरी दुनिया में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अमेरिका ने कही कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं, कि रिजीम चेंज हो जाएगी, हमें जो ईरान में लोग हैं उनके काम करने का तरीका नहीं पसंद, उनकी शक्ल नहीं पसंद, जो भी है, हमें रिजीम चेंज चाहिए। क्यों? वो बोलते हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल।
इजराइल और अमेरिका को ये समझना चाहिए कि ये डेथ आपकी पॉलिसीज के कारण है। आपने ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई जिससे ईरान परेशान हो? क्योंकि जब भी ईरान पे आक्रमण हुआ वो तो आप ही के दोस्तों ने किया था, चाहे वो इजराइल ने किया हो, चाहे इराक ने किया हो, या किसी और ने आक्रमण किया हो ईरान पे। ईरान को तंग करने में अमेरिका और उनके दोस्तों का हाथ है, और सजा फिर ईरान को मिलेगी। ये अजीब सी दुनिया है, लेकिन ये हकीकत है। रिजिम चेंज की जब वो बात करते हैं, उन्होंने अली खमेनी को मार दिया, 40 टॉप लीडरशिप के जो लोग थे उनको मार दिया। ईरान तो नहीं रुका। 1 घंटे बाद आक्रमण शुरू हो गया। जो खमेनी थे उनके बेटे को नया नेता चुन लिया गया, और अगर कल को उनके ऊपर भी आक्रमण होता है तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी तैयार होगी, और उसके बाद की लाइन भी तैयार होगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ईरान में डेमोक्रेसी है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी गल्फ कंट्रीज में नहीं है। इसीलिए वहां के जो शेख हैं, जो वहां के रॉयल फैमिलीज हैं, वो इन देशों को चलाती। लेकिन ईरान के अंदर रिजीम चेंज आसान नहीं है, क्योंकि वहां संविधान है। तो जो भी कुर्सी पे आएगा वो संविधान के हिसाब से चलेगा। अब या तो आप कहो कि रिजीम चेंज का मतलब है कि हम संविधान को रीराइट करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब तक ये संविधान है, रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब जब आपने वहां पे सत्ता के लोगों को हटाया, तो जो सबसे बड़ी ताकत थी सत्ता के आसपास, वो थी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन। इन्होंने डोमिनेट किया, और ये ईरान के लिए कट्टरपंथी। ये कहते हैं हम ईरान को जिस हालात में है वैसे ही रखेंगे, मतलब कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। जो आबादी है वो फॉरेन अटैक से वैसे ही परेशान हो जाती है, और ऑपोजिशन जो है वहां पे 47 साल से जो वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन है, उसके बाद वहां जो ऑपोजिशन है उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपोज कर सके। और जहां तक बात है रिजीम चेंज की, अमेरिका ने पहले भी प्रयास किया, इराक में, लीबिया में, सीरिया में, अफगानिस्तान में। क्या हुआ? कुछ कर पाए? कुछ नहीं हुआ। तो रिजीम चेंज से आप चाहें कि आपके हिसाब से दुनिया चले, ऐसा होता नहीं। वो आप किसी आइलैंड कंट्री में कर सकते हैं, जिनका पीछे कोई हिसाब किताब नहीं है, जिनके यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई सिस्टम्स नहीं है। वहां पे आप रिजीम चेंज की बात कर सकते हैं। एक समाज जिनका अपना इतिहास है, वहां कौन रिजीम चेंज करे? ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि वहां सब कुछ बदले, तो फिर आप ग्राउंड फोर्सेस उतारिए। अब पूरा ईरान में अमेरिका को कितनी फौज उतारनी? अगर अमेरिका अपने सारे सैनिक भी उतार दे, करीब 4.5-5 लाख सैनिक हैं अमेरिका के पास, तब भी रिजीम चेंज नहीं हो। तो ट्रंप साहब ने क्या सोच के रिजीम चेंज का आइडिया लिया और आक्रमण किया, ये तो वक्त बताए। इसके अलावा अगर लड़ाई लंबी चलती है तो दुनिया में शायद आतंक की घटना ना हो या कोई बम ना फटे, लेकिन रोज जो इकोनॉमी की हालत है, जो महंगाई हो जाएगी, उससे हर आदमी परेशान हो। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग परेशान, इन्फ्लेशन होगा, कुल मिला के जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कोलैप्स होंगी, और कोई देश भी बचा हुआ नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए स्थिति ऐसी आती है कि ईरान हारने की क्षमता दिखा ही नहीं रहा, मतलब वो हार ही नहीं रहा, अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, ईरान इजराइल के खत्म हो रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो जैसा आखिरी धमकी दी जाती है जो पाकिस्तान भारत को देता था कि हमारे पास न्यूक्लियर है, तो इजराइल अभी तक जो उनके पास दबे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब है, कहीं वो इनका इस्तेमाल तो नहीं करेगा? इसको भी लेकर दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इजराइल बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो जाएगा। जहां उसको सिंपैथी मिल रही है वो मुश्किल हो जाएगी, और यहां तक कि अमेरिका में भी अभी तक जो इजराइल को पूरा समर्थन है, अमेरिका के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयां काफी तेज हो जाएंगी। और सबसे खतरनाक बात क्या होगी? फिर लोग नॉर्थ कोरिया का रूट अपनाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब रखो ताकि कोई तुम्हें तंग ना करे। तो दुनिया का हर देश, ईरान से शुरू होकर सऊदी अरेबिया, टर्की और जितने बड़े छोटे देश हैं, हर देश कोशिश करेगा कि हम अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर रखें ताकि हमें कोई तंग ना करे।
ऐसी स्थिति के अंदर दुनिया और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जब वहां पे सत्ता परिवर्तन होंगे तो वहां पे कोई ट्रंप जैसा सनकी शासक आ गया तो कहेगा ठीक है, मैं अब एटम बम चलाऊंगा। उसको भी अपना नाम इतिहास में लिखना होगा, क्योंकि अगर अच्छे काम करके नहीं लिख सकते तो दुनिया को बर्बाद करके ही रखो। हिटलर को भी लोग याद रखते ही हैं, गांधी को भी याद रखते हैं। दोनों इतिहास के इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन। ये बात हमें समझनी होगी। तो क्या होगा? ईरान तो कीमत देगा, वहां आर्थिक स्थिति और खराब होगी। यूएस को भी अरबों रुपए खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि जब अफगानिस्तान जैसी जगह में उन्होंने $2 ट्रिलियन खर्चे थे, तो आप समझिए ईरान के ऊपर कितना खर्चना पड़ेगा। तो ये अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। इसराइल की जहां तक बात है, इसराइल के पास अभी तक ये था कि हमारे पास आयरन डोम है, हम बचा लेंगे, लेकिन जिस तरह से ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, ईरान अब चैन, जो इसराइल है वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। हमेशा खतरा रहेगा कि कहीं आक्रमण ना हो जाए। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी, जैसा हम चर्चा कर ही चुके हैं, महंगाई से त्रस्त होगी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगी, इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था वो रुकेगा, शिपिंग लाइंस में खतरा बढ़ जाएगा, ओवरऑल स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इस लड़ाई में जीत तो किसी की समझ में आ नहीं रही, लेकिन कुल मिला के नुकसान सबका होगा, छोटा बड़ा सबका होगा। और जहां तक बात है कि आप अपने एडवर्सरीज को हर्ट कर सकते हो, आप ईरान का नुकसान कर सकते हो, ईरान इजराइल का नुकसान कर सकता है, अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन जीतेंगे कोई भी नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं यूक्रेन में और रशिया के बीच में भी कोई जीत नहीं रहा है, लड़ाई जारी है। इसका मतलब जो हम दुनिया को खुशहाल बनाने आए थे, पीसफुल बनाने आए थे, ईरान वॉर के बाद दुनिया और ज्यादा अनस्टेबल हो गई। न्यूक्लियर वॉर बढ़ेगी, सप्लाई चेन बढ़ेगी, रीअलाइनमेंट होगा, अमेरिका की ताकत एक्सपोज हो गई, इजराइल की ताकत एक्सपोज हो गई। एक सैंक्शन वाला देश जिसपे इतने प्रतिबंध हैं, वो अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, वो हमारे सामने आ गया। दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। इसका मतलब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो longer the war lasts, the more the global economy and regional stability will collapse. अब जितना लंबे समय तक लड़ाई चलेगी, उतना वहां के लोगों में, नेताओं में फ्रस्ट्रेशन होगा, एक दूसरे को बदला लेने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे, और खुदा ना खास्ता मान लीजिए इजराइल या अमेरिका ने मूर्खता करते हुए ईरान के जो इनकम सोर्सेज हैं उनको तोड़ दिया, बदले में अगर ईरान ने गल्फ के बाकी देशों में वही कार्रवाई कर दी, तो आप समझिए कि दुनिया का परमानेंट नुकसान हो। और फिर ये असर 2-4 महीने या साल भर का नहीं रहेगा, कई सालों तक रहेगा। इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब मेरा तो ये कहना है कि इस लड़ाई को कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन कीमत सब चुकाएंगे। अब एक ही तरीका है कि कोई ऐसी संस्था सामने आए जो इस लड़ाई को तुरंत रुकवाने का प्रयास करे। और क्या शर्तें होंगी ईरान की? मैंने एक पिछला वीडियो बनाया कि जो शर्तें ईरान रखेगा क्या मानेगा अमेरिका, वो भी वीडियो आप देखिएगा, आपको पता लगेगा कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।